बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वसीम इकबाल चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो CVS पैथोलॉजी के अंदर एओर्टिक डाइसेक्शन का टॉपिक होगा। एओर्टिक का वर्ड यूज़ किया जाता है एओर्टा के लिए, डाई का वर्ड यूज़ किया जाता है टू के लिए। सेक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का दो चीज़ों के अंदर डिवाइड हो जाना, टू थिंग्स में डिवाइड हो जाना। तो इससे हमें सिंपल वर्ड क्या बता रहा है कि एओर्टिक डाइसेक्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एओर्टा जो होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। हमें पता है कि हमारी ब्लड वेसल्स में 3 तरह की लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर जो होती है, इनर मोस्ट जो लेयर होती है, उसको हम ट्यूनिका इंटीमा कहते होते हैं। उसके बाद ट्यूनिका मीडिया आ जाती है जो कि मस्कुलर लेयर होती है। देन ट्यूनिका एडवेंटिशिया आ जाती है जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब हम इस एओर्टिक डाइसेक्शन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन कुछ इस तरह है, द longitudinal tearing in tunica intima create a false lumen between tunica intima and tunica media। अब डेफिनेशन हमें क्या बता रही है, वो कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडिनल टेयरिंग का वर्ड यूज़ किया जाता है कि किसी चीज़ का फट जाना, किसी चीज़ का फट जाने को हम टेयरिंग कहते होते हैं। इन ट्यूनिका इंटीमा, वो कहता है कि ट्यूनिका इंटीमा में लॉन्गिट्यूडिनल टेयरिंग हो जाती है और उस टेयरिंग की वजह से एक फॉल्स ल्यूमन कहते होते हैं कैविटी को, एक फॉल्स ल्यूमन बन जाती है ट्यूनिका इंटीमा और ट्यूनिका मीडिया के दरमियान। हमें पता है कि एओर्टा जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एक बिग आर्टरी है और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से अराइज होती है। अब हम इसको डायग्राम के ऊपर देख लेते हैं। एक सपोज करें कि ये एक सिंपल डायग्राम है हार्ट की। आपको पता है कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम होता है, लेफ़्ट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है। हम सिर्फ़ और सिर्फ इधर एओर्टा को डिस्कस करेंगे, हम सारी हार्ट की डायग्राम तो नहीं बनाएंगे। आपको पता है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व होता है उसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं और लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व होता है उसको हम मिट्रल वाल्व कहते हैं। इसी तरह राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो वाल्व होता है उसको हम पल्मोनरी वाल्व कहते होते हैं। जबकि लेफ़्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान जो वाल्व होता है उसको हम एओर्टिक वाल्व कहते हैं। सपोज करें कि ये एक सिंपल डायग्राम है एओर्टा की, ये आर्च ऑफ एओर्टा हो गया। इसी तरह ये डिसेंडिंग एओर्टा हो गया। देन आगे फिर थोरेसिक एओर्टा आता है, फिर एब्डोमिनल एओर्टा आता है, तो वो तो हम नहीं डिस्कस करेंगे। हमें जहाँ तक ज़रूरत है हम वही पार्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको हम असेंडिंग एओर्टा कहते हैं। इसी तरह सेकंड पार्ट को हम आर्च ऑफ एओर्टा कहते हैं और थर्ड पार्ट को हम डिसेंडिंग एओर्टा कहते होते हैं। अब होता क्या है कि हमने कहा कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर 3 तरह की लेयर होती है जिनको मैंने आपको पहले बताया। ट्यूनिका इंटीमा होती है, ट्यूनिका मीडिया होती है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया होती है। अब जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसका नाम होता है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक हो गया। सपोज करें कि ये एक ट्यूनिका एडवेंटिशिया है। ठीक हो गया। उसके बाद जो आ जाती है वो होती है ट्यूनिका मीडिया और जो इनर मोस्ट लेयर होती है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वो होती है ट्यूनिका इंटीमा। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ समझाने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे डायग्राम बनाई, वरना ये जो लेयर होती है ये बिल्कुल आपस में जुड़ी होती है, इनके दरमियान किसी किस्म की स्पेस नहीं होती। ठीक हो गया। अब होता क्या है कि किसी भी वजह से हमें पता है कि जब लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो एओर्टा में आता है
तो एओर्टा में जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो सबसे पहले ब्लड वेसल्स में जो लेयर इस ब्लड को फेस करती है वो होती है ट्यूनिका इंटीमा, क्योंकि ये इनर मोस्ट लेयर होती है। अब अगर ड्यू टू ब्लड फ्लो किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से अगर ब्लड का फ्लो जो है वो इंक्रीज़ होता है और एओर्टा में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, तो ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ जो होगा ये ट्यूनिका इंटीमा के ऊपर फोर्स लगाएगा। जब ट्यूनिका इंटीमा के ऊपर फोर्स लगाता है तो ट्यूनिका इंटीमा की टेयरिंग हो जाती है, ट्यूनिका इंटीमा जो होती है वो फट जाती है। तो जब ये फटेगी तो एओर्टा ब्लड वेसल से ब्लड जो होगा फिर वो ट्यूनिका इंटीमा से ट्यूनिका मीडिया में जाना शुरू हो जाएगा। जब ट्यूनिका मीडिया में जाएगा तो एक तरह से ये जो वेसल्स होती है एओर्टा की ये डेविएट कर जाती है बैक साइड को, ऐसे कर जाती डेविएट। जब ये डेविएट करती है तो इस तरह फिर ट्यूनिका इंटीमा और ट्यूनिका मीडिया के दरमियान यहाँ पे एक फॉल्स कैविटी क्रिएट हो जाती है और उस कंडीशन को हम एओर्टिक डाइसेक्शन कहते होते हैं। अब हम इसके काज देख लेते हैं कि कौन कौन से काज हैं जो कि एओर्टिक डाइसेक्शन करवा सकते हैं। इसका जो फर्स्ट काज आ जाता है, पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जो एओर्टिक डाइसेक्शन के पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो मोस्ट कॉमन काज होता है वो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन होता है। अब अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन की वजह से एओर्टिक डाइसेक्शन क्यों होती है? अब देखें, जब हाइपरटेंशन का पेशेंट होगा तो उसका बीपी इंक्रीज़ होगा। जब बीपी इंक्रीज़ होगा तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा एओर्टा में आएगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा एओर्टा में आएगा तो एओर्टा में प्रेशर इंक्रीज़ होगा ब्लड का, और वो इंक्रीज़ प्रेशर जो होगा उसको फेस करने वाली कौन सी लेयर होगी? सबसे पहले ट्यूनिका इंटीमा। तो जब ट्यूनिका इंटीमा इस प्रेशर को फेस करेगी तो ट्यूनिका इंटीमा इतने ज़्यादा प्रेशर को जो है वो बेयर नहीं कर पाती, जिस वजह से ट्यूनिका इंटीमा की टेयरिंग हो जाती है। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो मोस्ट कॉमन काज है इसका वो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है। उसके बाद अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। उसके बाद हम इसके सेकंड काज की तरफ आ जाते हैं, वो होता है मॉर्फिन सिंड्रोम। अब मॉर्फिन सिंड्रोम क्या चीज़ है? मॉर्फिन सिंड्रोम जो है ये इनहेरिटेड कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर होता है। अब मॉर्फिन सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स 15 के ऊपर डिफेक्ट आ जाता है। नॉर्मली क्रोमोसोम 15 के ऊपर एक प्रोटीन परी होती है जिसका नाम होता है फिब्रिलिन प्रोटीन, ठीक हो गया। फिब्रिलिन जीन होती है, और ये फिब्रिलिन जीन क्या काम करती है? ये हमारी ब्लड वेसल्स की लेयर को जो है ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, ठीक हो गया। अब अगर किसी भी डिफेक्ट की वजह से अगर क्रोमोसोम 15 के ऊपर फिब्रिलिन जीन का डिफेक्ट आ जाता है, तो जब फिब्रिलिन जीन का डिफेक्ट आएगा तो ये ब्लड वेसल्स को इलास्टिसिटी नहीं प्रोवाइड कर पाएगी, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो होती है वो रिजिड हो जाती है और हार्ड हो जाती है। और जब मॉर्फिन सिंड्रोम का पेशेंट होगा और उसके अंदर अगर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो जाता है तो उस इंक्रीज़ प्रेशर को फिर वो ब्लड वेसल्स जो होती है, जो रिजिड हो चुकी होती है, हार्ड हो चुकी जाती है, उस इंक्रीज़ प्रेशर को वो बेयर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से टेयरिंग आ जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि एओर्टिक डाइसेक्शन का जो सेकंड काज होता है वो मॉर्फिन सिंड्रोम होता है। उसके बाद हम इसका थर्ड काज देख लेते हैं। थर्ड काज जो है वो है टर्शरी सिफिलिस। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। सपोज़ करें कि एक कपल है और वो पुअर हाइजेनिक है और वो फिर अनप्रोटेक्टिव सेक्स करते हैं, तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं सिफिलिस होने के। अब सिफिलिस जो कॉमन काज इसका होता है, जो बैक्टीरिया सिफिलिस करवाता होता है, वो ट्रोपोनिमा पैलिडियम होता है। अब सपोज़ करें कि एक डॉक्टर्स के पास फ़ीमेल हॉस्पिटल में प्रेजेंट करती है और वो फ़ीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है,
और उसको सिफिलिस का इन्फेक्शन है। सिफिलिस इन्फेक्शन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। जब ये प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा और ये फीटस को भी अफेक्ट कर सकता है, फीटस को भी नुकसान पहुंचाएगा। और जब ये इन्फेक्शन फीटस को होगा तो उस इन्फेक्शन को हम कंजेनिटल सिफिलिस कहते होते हैं। सिफिलिस की 4 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट होगी कंजेनिटल सिफिलिस। देन अगर सिफिलिस किसी बंदे को सिफिलिस का इन्फेक्शन हुआ है और 3 महीने उसे गुजर गए हैं तो उस टाइप्स को हम कहते होते हैं प्राइमरी सिफिलिस। और अगर किसी बंदे में 1 साल से सिफिलिस जो है वो रन कर रहा है, सिफिलिस का इन्फेक्शन है, तो उस सिफिलिस को हम सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते होते हैं। उसके बाद आ जाती है टर्शरी सिफिलिस। टर्शरी सिफिलिस अगर किसी बंदे को सिफिलिस का इन्फेक्शन हुए 1 साल से ज़्यादा अरसा हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को हम टर्शरी सिफिलिस कहते होते हैं। टर्शरी सिफिलिस के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है, ब्लड वेसल्स को भी डैमेज कर सकता है, इसी तरह ये लीवर को भी डैमेज कर सकता है। मतलब ये कि ये मल्टीपल सिस्टम डिसऑर्डर डिजीज़ आ जाती है टर्शरी सिफिलिस के अंदर। तो जब ये मल्टीपल सिस्टम को डैमेज कर रहा है तो इसके अंदर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो जब ये ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा तो ब्लड वेसल्स को हार्ड बना देगा। तो इसी तरह टर्शरी सिफिलिस जो होता है वो एओर्टिक डाइसेक्शन का काज बनता है। देन हम इसके आगे क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं कि पेशेंट हमारे साथ हॉस्पिटल में कैसे प्रेजेंट करता है। एक ही इसका क्लिनिकल फीचर लिखूंगा और वो आपने याद रखना है और ये इसका हॉलमार्क होगा। आपको एग्ज़ाम में जब भी एमसीक्यूज़ आएगा ये इस क्लिनिकल फीचर के साथ वो एमसीक्यूज़ आपको देंगे। एमसीक्यूज़ कैसे आता है कि एक्यूट सडन ऑनसेट शार्प chest pain which is usually radiating the back of the chest, and relief on leaning forward। अब वो क्या कहता है कि आपके पास जब हॉस्पिटल में पेशेंट प्रेजेंट करता है तो वो पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब मुझे जो है वो एक शार्प चेस्ट पेन होती है जो कि मेरे से बेरेबल नहीं होती, और ये पेन जो है वो रेडिएट करके चेस्ट की बैक साइड को रेडिएट करती है। जब मैं फॉरवर्ड लीनिंग मतलब ये कि आगे को झुकता हूँ तो ये पेन जो होती है ये रिलीफ़ हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जब मैं डीप इंस्पायरेशन लेता हूँ तो ये पेन जो होती है ये एग्रावेट हो जाती है। मतलब ये कि इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब ज़रा थोड़ा सा रिकॉल करें, हमने यही सेम क्लिनिकल फीचर जो था ये एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में हमने कहा था कि पेरिकार्डियम लेयर की इन्फ्लेमेशन को हम एक्यूट पेरिकार्डाइटिस कहते होते हैं। और कुछ उसके हमने काज पढ़े थे जैसा कि कॉक्सैकल वायरस पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने कुछ मेडिसिन्स पढ़ी थी जिसकी वजह से एक्यूट पेरिकार्डाइटिस हो सकती है। तो इसी तरह हमने यही सेम क्लिनिकल फीचर जो था ये एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के अंदर पढ़ा था, और सेम क्लिनिकल फीचर जो है ये एओर्टिक डाइसेक्शन के अंदर आ रहा। तो हम डिफरेंस कैसे करेंगे, वो आपको एग्जामिनर जो होगा वो हमेशा आपको इसके साथ फिर हिस्ट्री देगा कि पेशेंट जो है वो क्रोनिकली हाइपरटेंशन का पेशेंट है। मतलब ये कि उसको जब आप पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री लेंगे तो पेशेंट जो है वो आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब मैं 5 से 10 साल से हाइपरटेंशन का पेशेंट हूँ।
ठीक हो गया। तो ये जो हॉलमार्क होता है ये एओर्टिक डाइसेक्शन का हॉलमार्क होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एओर्टिक डाइसेक्शन की दो टाइप्स हैं फर्दर। एक होती है स्टैनफोर्ड टाइप ए एओर्टिक डाइसेक्शन और एक होती है स्टैनफोर्ड टाइप बी एओर्टिक डाइसेक्शन। स्टैनफोर्ड ए एओर्टिक डाइसेक्शन और जो सेकंड होती है उसको कहते हैं स्टैनफोर्ड टाइप बी एओर्टिक डाइसेक्शन। अब स्टैनफोर्ड टाइप ए एओर्टिक डाइसेक्शन ऐसी टाइप है अगर तो एओर्टा के असेंडिंग पार्ट में ट्यूनिका इंटीमा की लॉन्गिट्यूडनल टेयरिंग हो जाती है तो उस कंडीशन को हम स्टैनफोर्ड टाइप ए एओर्टिक डाइसेक्शन कहते होते हैं। ठीक हो गया। अब दो टर्मिनोलॉजीज़ मैं आपके साथ लिखूंगा, आपने उनको समझना है। एक होता है पैरोक्सिमल और एक होता है डिस्टल। पैरोक्सिमल और डिस्टल। पैरोक्सिमल का वर्ड यूज़ किया जाता है नियर टू ओरिजिन, नियर टू ओरिजिन, जबकि डिस्टल का वर्ड यूज़ किया जाता है अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक हो गया। अब पैरोक्सिमल का वर्ड जो है ये यूज़ किया जाता है स्टैनफोर्ड टाइप ए एओर्टिक डाइसेक्शन। हमें पता है कि स्टैनफोर्ड टाइप ए एओर्टिक डाइसेक्शन जो है ये असेंडिंग एओर्टा में होती है। तो असेंडिंग एओर्टा जो है ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से जब एओर्टा अराइज होता है तो फर्स्ट पार्ट जो है वो असेंडिंग एओर्टा है जो कि लेफ़्ट वेंट्रिकल के नियर होता है। तो इसलिए हम इस कंडीशन को पैरोक्सिमल एओर्टिक डाइसेक्शन भी कहते होते हैं। ठीक हो गया। और स्टैनफोर्ड टाइप बी ऐसी एओर्टिक डाइसेक्शन की टाइप है जिसके अंदर डिसेंडिंग एओर्टा में ट्यूनिका इंटीमा की लॉन्गिट्यूडनल टेयरिंग हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम स्टैनफोर्ड टाइप बी एओर्टिक डाइसेक्शन कहते होते हैं। और इसका सेकंड नाम जो है वो डिस्टल एओर्टिक डाइसेक्शन भी कहते होते हैं। ठीक हो गया। अब स्टैनफोर्ड टाइप ए एओर्टिक डाइसेक्शन जो होती है ये वल्वुलर हार्ट डिजीज़ भी करवा सकती है। इसकी रीज़न क्या है कि ये वल्वुलर हार्ट डिजीज़ करवा सकती है, जबकि स्टैनफोर्ड टाइप बी एओर्टिक डाइसेक्शन में ऐसा कोई भी काम नहीं होता। इसकी रीज़न ये है कि असेंडिंग एओर्टा जो है वो नियर द लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है। तो जब असेंडिंग एओर्टा में एओर्टिक डाइसेक्शन होगी तो इस वजह से ये एओर्टिक वाल्व को जो है वह अफेक्ट कर सकता है। जब एओर्टिक वाल्व को अफेक्ट करेगा तो इसकी रीगर्जिटेशन हो सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्टैनफोर्ड टाइप ए कैन कॉज वल्वुलर हार्ट डिजीज़। उसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं, मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं। इसके ट्रीटमेंट के अंदर हम वैज़ोडाइलेटर देते होते हैं। जैसा कि वैज़ोडाइलेटर में नाइट्रेट आ जाती है ड्रग। अब वैज़ोडाइलेटर हम इसलिए देंगे, हमें पता है कि वहाँ पे टीयरिंग की वजह से वैज़ो कंस्ट्रिक्शन हुई पड़ी है। ठीक हो गया। जब वैज़ोडाइलेटर देंगे तो ब्लड प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो बीपी डिक्रीज़ होगा। जब बीपी डिक्रीज़ होगा तो टीयरिंग के कम से कम चांसेस होंगे। उसके बाद हम कैल्शियम चैनल बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। अब बीटा ब्लॉकर जो होती है ये हमें पता है कि हमारे हार्ट की एक्टिविटी जो होती है, बीटा ब्लॉकर जो होती है हार्ट की एक्टिविटी को कम करती है। तो जब हार्ट की एक्टिविटी कम होगी तो कार्डियक आउटपुट जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा तो बीपी डिक्रीज़ होगा। बीपी डिक्रीज़ होगा तो एओर्टा में जब प्रेशर कम होगा तो वो कम से कम जो है वो ट्यूनिका इंटीमा के ऊपर फोर्स लगाएगा और कम से कम चांसेस होंगे टेयरिंग के। उसके बाद जो इसका सेकंड ट्रीटमेंट होता है वो होता है सर्जिकली।
ये तो था ट्रीटमेंट स्टैनफोर्ड टाइप बी एओर्टिक डाइसेक्शन के लिए। स्टैनफोर्ड टाइप बी एओर्टिक डाइसेक्शन का हम मेडिकली भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और सर्जिकली भी, जबकि स्टैनफोर्ड टाइप बी के लिए स्टैनफोर्ड टाइप ए का सिर्फ और सिर्फ सर्जिकली ट्रीटमेंट होता है। इसकी रीज़न ये है क्योंकि असेंडिंग एओर्टा जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल के बिल्कुल करीब होता है। तो जब लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो होगा वो एओर्टा में आएगा तो असेंडिंग एओर्टा में ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड का प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से मेडिसिन जो होती है वो वहाँ पे स्टे नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती। तो जब मेडिसिन वहाँ पे स्टे नहीं करेगी, इतना अफेक्ट नहीं करेगी, तो इसलिए इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होता है, वो होता है सर्जिकली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एओर्टिक डाइसेक्शन।